भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम पाठ 8 के अंतर्गत पढ़ेंगे कुछ जंतुओं की चाल के बारे में, जिनमें हमारा प्रकरण है जंतुओं की चाल, भाग 6 है ये। केंचुआ, घोंगा, तिलचट्टा, पक्षी, मछली, सर्प यानी सांप, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि जंतु किस प्रकार से चलते हैं, इनमें गति किस प्रकार से होती है और इनके अंदर अस्थि उपास्थि या मांसपेशियां होती है या नहीं। पेज नंबर 73 आप निकालें सब और पेंसिल ले लें। अपना पॉइंट है बाईं ओर 8.2 जंतुओं की चाल। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले केंचुए के बारे में हम जानकारी करते हैं कि जो केंचुआ है वो किस प्रकार गति करता है, किस प्रकार चलता है। क्रियाकलाप 5वां प्रयोग देखिए आप। बगीचे में चलते हुए केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सोख यानी स्याही सोखने वाला या फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए कि किस प्रकार चलता है। चित्र 8.18 आप अपनी पुस्तक में देखिए। आप जानते होंगे केंचुए को बरसात के दिनों में जो सांप से चलते रहते हैं, धीरे धीरे गति करते रहते हैं, अनेक एक से भी अधिक संख्या में छोटे बड़े और लाल लाल से पीले पीले से और धीरे धीरे रेंगते रहते हैं। वही जो जीव है वह है केंचुआ। इसके पश्चात यानी इसके बाद केंचुए को एक कांच की पट्टी या टुकड़े या टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखेंगे तथा इसकी गति का परीक्षण करेंगे कि किस प्रकार गति कर रहा है। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? पेपर पर गति अलग प्रकार से हो पाती है और कांच की पट्टी पर अलग प्रकार से इसकी स्थिति रहती है। गति करने का तरीका तो वही है, लेकिन जो चिकनी सतह है, जैसे कांच की पट्टी है या टाइल का टुकड़ा है, उस पर इसकी गति कम हो जाती है और कागज़ या स्याही सोखने वाले फिल्टर पेपर पर या स्याही सोखने वाले कागज़ पर इसकी गति अधिक होती है, क्योंकि वह खुरदरा होता है। इसलिए ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? कागज़ पर केंचुआ आसानी से चल सकता है। केंचुए की गति आप देखेंगे। केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। ये चित्र के नीचे जो चित्र 8.18 केंचुए की गति दे रखी है, उसमें आप केंचुए का जो शरीर के बारे में लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करते चलें, क्योंकि परीक्षा में आ सकता है कि केंचुए की बनावट का वर्णन कीजिए और किस प्रकार गति करता है ये लिखिए या समझाइए। तो यहाँ 8.18 जो चित्र है केंचुए की गति, उसके नीचे से आप अंडरलाइन करिए। केंचुए का शरीर एक सिरे से को दूसरे से सटाकर, यानी एक सिरा है वो दूसरे से एकदम स्पर्श करता हुआ छूता हुआ होता है और अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है, यानी गोल गोल से छल्ले से बने होते हैं जो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, उसके शरीर में हड्डियां नहीं होती है, परंतु इसमें पेशियां होती है। पेशियां तो होती है, उपास्थि और अस्थि नहीं होती है, जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। कौन करती है इसके घटने और बढ़ने, इसके शरीर के घटने बढ़ने में सहायता? इसकी मांसपेशियां करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग यानी पीछे के भाग को भूमि में जकड़े रहता है, यानी पकड़े रहता है पीछे वाले भाग से, तथा अग्र भाग को फैलाता है, यानी आगे वाले भाग को आगे बढ़ाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है और आगे के भाग को जब वह पकड़ता है तो पीछे वाले भाग से आगे की ओर खिसकता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है, यानी एकदम वहाँ से छोड़ देता है। इसके पश्चात वह शरीर को संकुचित करता है, यानी सिकुड़ता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है और सिकुड़ करके और फिर पीछे वाले भाग को आगे खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए
मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक यानी बाल जैसी आकृति होती है जिनको ये जमीन पर टिकाता है। ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है, यानी बिना पचे हुए को बाहर निकाल देता है। जैसे हम भी मल त्याग करते हैं ना प्रातः, केंचुए द्वारा किया गया ये कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे ये केंचुआ है वो किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि ये किसान के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाता है उसको खा करके, जिससे पौधों को फायदा होता है और अधिक उपज और अच्छी उपज पैदा होती है। अगला जो हमारा जीव है वह है घोंघा। क्रियाकलाप 6। चित्र 8.19 को आप देखिए, इसमें एक जीव नीचे दिखाया गया है और उसके ऊपर एक मोटा मोटा गोल गोल सा कुछ रचना बनी हुई है। किसी बगीचे में एक घोंघे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? चित्र 8.19 को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसे कवच कहते हैं, यानी ये घोंघे का कवच कहलाता है। ये गोल रचना है जो इसकी पीठ पर, इसे कवच कहते हैं। यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है। ये जो बाहर का, बाह्य माने बाहर का, इसकी हड्डियों का सा ढांचा है एक प्रकार से जो इसकी रक्षा करता है, परंतु ये अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकल एकक होता है, यानी ये केवल एक ही होता है और ये घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। ये घोंघे के साथ खिंचता जाता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण करेंगे, यानी जांच करेंगे। जब ये चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने का ढंग का परीक्षण करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, कांच की पट्टी पर घोंघे को रख देंगे और फिर उस कांच की पट्टी को अपने सिर से ऊपर ले जाकर नीचे से देखेंगे कि वो जो घोंघा है वो किस प्रकार से गति कर रहा है, ये जांच करेंगे। ये प्रयोग दिया हुआ है। अब हम पेज नंबर 74 निकालेंगे। 74 कवच का ये छेद खुलने पर, यहाँ से रेखांकित करिए। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद यानी पैर है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। दृढ़ यानी मजबूत पेशियों से बना होता है। इसका जो पैर है वो कैसा होता है, मजबूत पेशियों का बना है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाएंगे। पाद पैर को की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी है? आप देखेंगे कि दोनों की गति एक जैसी है लगभग। तिलचट्टा, जिसको हम इंग्लिश में कॉकरोच भी कहते हैं, इसको देखकर आप डर जाते हैं, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्रियाकलाप 7 अगला प्रयोग देखिए। किसी कॉकरोच तिलचट्टा का परीक्षण करेंगे। चित्र 8.20 में आप इसका चित्र देख सकते हैं। तिलचट्टा जमीन पर चलता है। यहाँ से रेखांकित करेंगे इस पैराग्राफ को। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है, क्योंकि इसके पंख होते हैं। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। ये परीक्षा में आ जाता है कि तिलचट्टे कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे गति कर सकते हैं। तो ये चल भी सकते हैं और दीवार पर चढ़ सकते हैं, जमीन पर चल सकते हैं और वायु में उड़ सकते हैं। और इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, यानी कुल मिलाकर 6 पैर होते हैं इसके। 3 एक और दूसरी तरफ भी 3। इस प्रकार 3 और 3 6 पैर होते हैं इसके, इसलिए 3 जोड़ी पैर कहा गया है, जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। ये बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना है, यानी एक एक करके ये एकक जुड़े रहते हैं, कंकाल जुड़े रहते हैं आपस में, जिसके कारण गति संभव हो पाती है, गति कर पाता है। वक्ष माने छाती, जो तिलचट्टे की छाती है, सीना है, उससे 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं, दाएं और बाएं ओर।
दो जोड़े, यानी एक तरफ दो और दूसरी तरफ भी दो। इस प्रकार कुल 4 पंख होते हैं इसके। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे, जो आगे के पैर वो सकड़े होते हैं, चोंचदार होते हैं, नुकीले होते हैं, और पिछले पैर चौड़े होते हैं एवं पतले होते हैं। तिल चट्टे में विशिष्ट पेशियाँ होती है, यानी विशेष प्रकार की पेशी होती है। पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियाँ तिल चट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है। जो छाती की पेशियाँ हैं वो तिल चट्टे के उड़ने के समय उसके जो पर यानी पंखों को क्या है, गति देती है। अगला है हमारा जीव पक्षी। क्रियाकलाप 8। पक्षी हवा में उड़ते हैं। पक्षी यानी चिड़िया है, मोर है, तोता है, कौवा है, कबूतर है, ये सब आप भैया बहनों ने सबने देखा है। तो उसका कंकाल चित्र 8.21 पक्षी का कंकाल आप देख रहे हैं और उसकी रचना के बारे में अब हम पढ़ते हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में भी तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनका शरीर इस प्रकार बना होता है कि वे उड़ पाते हैं। उनकी हड्डियां खोखली होती है। अंडरलाइन करते चलें, पक्षी हवा में उड़ते हैं जहाँ से ही क्रियाकलाप 8 के नीचे से, क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है, यानी इस प्रकार बना होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, यानी उनकी जो हड्डियां हैं वो खोखली होने से उनमें हवा भरी होती है, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पश्चपाद यानी पीछे के पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद यानी आगे के पैर की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की यानी छाती की अस्थियां उड़ने वाले पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है, यानी बदली हुई होती है, तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। चित्र 8.21 आप देख रहे हैं, पक्षी का कंकाल। अगला है हमारा जीव मछली। क्रियाकलाप 9। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। आप सब बनाते हैं ना, खेल खेल में नाव बना लेते हैं कागज की, तो आपको एक कागज की नाव बनाकर और उसको नुकीला भाग पानी में रखना है। इसे धीरे से धक्का देंगे। चित्र 8.22 ए को आप देखिए, क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? हाँ, जाएगी। चित्र 8.22 नाव से खेलना। अब आप नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। चित्र 8.22 बी को आप देखिए, बीच में से धक्का देंगे तो वो नहीं जाएगी, और नुकीले भाग की तरफ से देंगे आगे पीछे से तो वो आगे जाएगी। इस प्रकार ही मछली का शरीर बना होता है, जिससे वह गति कर पाती है, तैर पाती है। चौड़ी ओर से जल में जाएं। चित्र 8.22 बी। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? नहीं चल सकती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है? चित्र 8.23 मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा यानी बीच के भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है, यानी आगे और पीछे से तो मछली नुकीली होती है और बीच से चौड़ी होती है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। परीक्षा में आ जाता है धारा रेखीय किसे कहते हैं, और इसका एक उदाहरण दीजिए। तो नाव है, मछली है, और दूसरे जीव हैं जैसे मगरमच्छ है, और दूसरे जीव हैं जैसे केकड़ा है और कछुआ है। ये भी इस प्रकार से होते हैं, आगे और पीछे से नुकीले होते हैं, बीच से चौड़े होते हैं, इसलिए ये पानी में तैर पाते हैं और गति कर पाते हैं। इनका शरीर भी धारा रेखीय होता है। तो जिनका शरीर आगे और पीछे से नुकीला और बीच से चौड़ा होता है, ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? धारा रेखीय। जो मछली का शरीर भी इसी प्रकार धारा रेखीय है। चित्र 8.23 में आप देख रहे हैं, इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल रेखांकित करते चले आप सब, जो मैं पढ़ रहा हूँ मछली के बारे में। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है
तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्र यानी आगे का भाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में यानी उल्टी दिशा में जाती है, यानी मुंह इधर होता है तो पूंछ दूसरी ओर होती है, जिससे ये तैर पाती है, ऊपर नीचे गति कर पाती है। मछली चित्र 8.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है। चित्र को आप देखिए 8.24 को, तो तीव्रता से यानी तेज गति से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, यानी जिधर वो मुंह करती है तो उसके दूसरी ओर उसकी पूंछ मुड़ती है। इसमें से एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। चित्र 8.24 आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये 4-5 लाइनें और हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लें। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं, यानी वो दिशा जिसमें चाहे वो जा सकती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर यानी पानी में तैरने वाले अपन मनुष्य, उनको गोताखोर कहते हैं, अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र फ्लिपर पहनते हैं, यानी जो तैरने वाले गोताखोर हैं वो भी अपने पैरों के अंदर पैर तो चौड़े से बना लेते हैं, वो इस प्रकार की ड्रेस पहनते हैं और आगे नुकीला बना लेते हैं अपने हाथों को, और इस प्रकार वो पानी में मछली की तरह तैर पाते हैं, जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। इन अरित्र को क्या कहते हैं? फ्लिपर। भैया बहनों, जितना मैंने पढ़ाया, रेखांकित करवाया, मछली वाली सारी लाइनें अंडरलाइन करनी है और ध्यान से इन चित्रों को देखना है, और जो मैंने पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़ना है, रेखांकित वाली बातों को याद भी करना है। धन्यवाद।